इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चेंज। ये जो चेंज है हमारे डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि कंपनीज जो है उन्हें एक बहुत बड़ा इशू था कि भाई जो हम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं उसके ऊपर हमें जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करना है या नहीं करना है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो ये कहती थी कि भाई जो मेरा डायरेक्टर है वो एक एम्प्लॉय है, तो मुझे शेड्यूल 3 के अंदर जीएसटी के मुझे उस पर जीएसटी जो है पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा डायरेक्टर एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी जो है इसे रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसने निकाला है एक सर्कुलर। ये सर्कुलर जो है क्लैरिफिकेटरी नेचर है, जो कि ये बताता है कि भाई जो मेरा डायरेक्टर है उसकी रेम्यूनरेशन का एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये मेरा सर्कुलर है जो कि आया है आपका 10 जून 2020 को। इस सर्कुलर का नंबर है सर्कुलर नंबर 40। ये सर्कुलर ये कहता है कि हमने एक क्लैरिफिकेशन दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। ठीक, क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो थी वो ये रेफर करती थी कि जो रेम्यूनरेशन पे करी जा रही है डायरेक्टर को वो कवर होनी चाहिए शेड्यूल 3 में सीजीएसटी एक्ट के, जो कि ये कहता है कि सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। और जिसके कारण अगर आप इसे एम्प्लॉय मानोगे तो फिर ये क्या होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। या फिर दूसरे लोग जो है वो ये बोलते थे कि ये टैक्स जो है ये हो जाएगा और ये टैक्स होगा अंडर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। तो अगर हम उस नोटिफिकेशन को खोले तो इसके पॉइंट नंबर 6 के अंदर वो टैक्सेबिलिटी जो है उसकी बात करते हैं, जो कि पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि सर्विसेज जो कि एक डायरेक्टर जो है वो कंपनी को या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट को देता है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसे देता है, तो फिर वो सर्विसेज जो होती हैं वो आरसीएम के अंदर कवर हो जाती हैं। और इसके अंदर जो आरसीएम का टैक्स है वो पे करती है कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर है उसके लिए दो इश्यूज ये चल रहे थे कि भाई जो डायरेक्टर होगा उसे आपको शेड्यूल 3 के अंदर शो करना है या फिर आप इसे आरसीएम के अंदर लेके जाओगे। अगर आप इसे शेड्यूल 3 की मानते हो, मतलब कि आप मानते हो कि डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। पर अगर हम ये मानेंगे कि भाई डायरेक्टर जो है वो आरसीएम के अंदर कवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर कंपनी को जीएसटी जो है वो पे करना पड़ता था अंडर आरसीएम। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने क्लैरिफिकेटरी नेटर में क्या बोला, उन्होंने ये बोला, सबसे पहले उन्होंने एनालाइज करा लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पे टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे कर रहे हैं या फिर हम उन डायरेक्टर्स को पे कर रहे हैं हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, इस केस के अंदर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि मेरी कंपनी के एम्प्लॉय ही नहीं है। तो यहाँ पर प्राइमरी इशू इज टू बी डिसाइडेड वेदर अ डायरेक्टर और नॉट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हम ये एनालाइज करेंगे सबसे पहले कि डायरेक्टर मेरा एम्प्लॉय है या मेरा एम्प्लॉय नहीं है। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय ही नहीं हुआ तो इसका मतलब कि यहाँ पर जीएसटी जो है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो भी सकते हैं, वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं भी हो सकते। पर जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो है वो नहीं होते। दे आर नेवर एवर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन बोली कि वो डायरेक्टर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द सेट कंपनी, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी की, तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं उन्होंने कंपनी को दी हैं रेम्यूनरेशन के बदले में, उन्हें दिखाया जाए दे आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। मतलब कि भाई डायरेक्टर क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है तो शेड्यूल 3 जो है वो भी उसके ऊपर नहीं लगेगा और इसीलिए वो सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगी और ये टैक्सेबल हो जाएंगी अंडर नोटिफिकेशन नंबर 13। कहने का मतलब कि अगर मेरा डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो फिर कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा और वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगी। यही बात मैंने आपको यहाँ पर टेबल में दिखाई है। आप यहाँ पर देखेंगे जो इशू है वो यही चल रहा है कि भाई कंपनी ने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करी है तो इसके ऊपर कंपनी को जीएसटी देना है या नहीं देना है। तो इसके ऊपर वो ये कहते हैं कि डायरेक्टर जो है वो दो तरीके से हो सकता है, वो आपका डायरेक्टर जो है वो एक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो है वो भी हो सकता है या फिर डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं भी हो सकता। तो जो अभी हमने केस कवर करा, केस नंबर 1 जो हमने अभी केस कवर करा है, केस नंबर 1, उसमें वो ये कहते हैं या तो होल टाइम डायरेक्टर हो जो कि एम्प्लॉय ना हो
या फिर सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो कभी भी आपका एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होगा। अगर होल टाइम डायरेक्टर है जो कि एम्प्लॉय नहीं है या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इनको जो रेम्यूनरेशन दी जाएगी उसके ऊपर कंपनी जो है वो जीएसटी पे करेगी और वो जीएसटी जो है वो आरसीएम के अंदर पे करा जाएगा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा केस। जो मेरा दूसरा केस होता है उसके अंदर बात हो रही है लेवलेबिलिटी ऑफ जीएसटी टू द डायरेक्टर्स हु आर ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि मेरा डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, तो फिर उसकी एक्टिविटीज को कैसे टैक्सेबल करा जाएगा। अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर सर्विसेज देखनी होंगी कि मेरा डायरेक्टर कौन सी एक्टिविटीज को दे रहा है अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज जो हैं उन्हें दे रहा है। यहाँ पर वो ये कहता है कि पार्ट ऑफ द डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, मतलब कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का वो पार्ट जो कि सैलरी की तरह दिखाया जाएगा, मतलब कि बुक्स के अंदर सैलरी की दिखाया जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा बीइंग कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मेरा एक एम्प्लॉय है, ठीक, अब इस एम्प्लॉय की मेरा जो डायरेक्टर है उसने दो तरीके की सर्विस दी। एक तो सर्विसेज दी जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज दे रहा है, और दूसरी सर्विसेज दी जिसके अंदर वो टेक्निकल फीस या प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो दे रहा है। अब अगर वो कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्विसेज दे रहा है, मतलब वो एज एन एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है, तो फिर ये जो सर्विसेज होंगी ये आपकी कवर हो जाएंगी शेड्यूल 3 से। शेड्यूल 3 जो है वो सीधी सी बात ये कहता है कि अगर मेरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देना। साथ ही साथ यहाँ पे वो ये भी बोलता है कि अगर मेरा डायरेक्टर जो है वो फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है, मतलब कि मेरे डायरेक्टर ने कुछ तो सैलरी वाली चीज़ें दी और कुछ सर्विसेज दी जो कि उसने प्रोफेशनल कंपोनेंट जो है उसके अंदर दी, मतलब प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल सर्विसेज दी, तो इस कंपोनेंट पे हम ये नहीं बोल सकते कि शेड्यूल 3 लगेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जब डायरेक्टर है उसकी कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय नहीं दे रहा वो सर्विसेज, वो ये सर्विसेज दे रहा है एज बीइंग अ प्रोफेशनल या टेक्निकल पर्सन। तो अगर मेरा डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ टेक्निकल पर्सन या फिर इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल पर्सन जो है वो सर्विसेज दे रहा है, तो फिर मेरे डायरेक्टर की ये जो सर्विसेज होंगी ये शेड्यूल 3 के अंदर कवर नहीं होंगी, और क्योंकि ये शेड्यूल 3 के अंदर कवर नहीं होंगी तो फिर इनके ऊपर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होगा और कंपनी को जीएसटी अंडर आरसीएम जो है वो पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये थी हमारी क्लैरिफिकेशन, ये डायरेक्टर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहला स्टेप ये होगा, हमें ये जांचना होगा कि मेरा डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय नहीं है, ये बना आपका स्टेप 1। और फिर डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय नहीं है तो क्लियर सी बात है कि जो भी उसे रेम्यूनरेशन दी जाएगी उसके ऊपर आरसीएम देना ज़रूरी है। दूसरी बात ये आती है कि डायरेक्टर मेरा अगर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर भी दो तरीके से मेरा डायरेक्टर सर्विसेज देगा, एक सर्विसेज देगा इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल और दूसरी सर्विसेज देगा इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। अगर मेरा डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर कंपनी को जीएसटी आरसीएम में पे करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरा डायरेक्टर जो है वो प्रोफेशनल नेचर में सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर कंपनी को आरसीएम में जीएसटी देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।